अस्सलाम वालेकुम भाई लोगों। आज दिन बहुत गर्मा गर्म चल रहा है। सबसे पहले तो हमारे बहुत ही प्यारे काजी फायज ईसा मुल्क छोड़कर चले गए। अब वो आते हैं या नहीं आते इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जिस तरह काजी के जाने के बाद, बल्कि काजी के रिटायर होने के बाद हमारी आवाम ने, खासकर ये जो मेरे जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं और बहुत सारे सहाफ़ी भी और अच्छे खासे नामी गिरामी सहाफ़ी भी, जिस तरह उनके ऊपर लान तान है, वो मैं समझता हूँ कि कमाल है, एक्सट्रीम लेवल की है। अगर काजी जैसे लोगों में थोड़ी सी भी, इतनी सी भी होती ना वो वाली चीज़, तो शायद वो समझ जाते, लेकिन नहीं समझते। वजह ये होती है कि ये हिदायत से दूर हो चुके होते हैं। तो दूसरी गर्मा गर्म खबर ये थी कि अपने नवाज शरीफ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब, जो आए, कबूतर उड़ाया, फिर तंदूर पे रोटियां लगती देखी, फिर एक छल्ली खाई और फिर वापस चले गए। ये आजकल सोशल मीडिया पे बहुत मशहूर हो रहा है फ़िक्रा। तो वो जैसे ही लंदन पहुँचे, तो लंदन से उनको आए हुए करीब करीब कोई 1 साल और कुछ दिन ऊपर हुए थे। तो लंदन के जो उनके दोस्त थे वो काफ़ी ज़्यादा उनके इंतज़ार में बैठे हुए थे, और आज उनका जिस तरह वालियाना इस्तकबाल किया गया, तो वो शयान अली जो लड़का है उसने पूरी तैयारी की हुई थी। और ये दौलत और रुतबा थोड़ी सी देर का होता है। चले गए, नवाज शरीफ आए, 1 साल पाकिस्तान में गुजारा, वापस चले गए। काजी फायज ईसा ये समझ के आया था, 13 माह का जो उनका टेन्योर है, वो ये समझे थे कि ये शायद सारी ज़िंदगी चलेगा, और उन्होंने उसके लिए कोशिश भी की। वो बंदर अपनी लालच के लिए जिस तरह कलाबाजियाँ खाता है, बंदर क्या कलाबाजियाँ खाता होगा जो काजी ने खाई हैं। यकीन माने बंदर भी आपस में कह रहे होंगे कि सीखो उससे। बहरहाल अभी तक काजी की कोई रिपोर्ट मिली नहीं कि काजी के साथ क्या हुआ। तो काजी भी किसी न किसी दिन अवाम के हत्थे चढ़ जाएगा। और वैसे भी वो पाकिस्तान में डोनट वाली जो वारदात हुई थी उनके साथ, उसके बाद भी उनको फ़र्क नहीं पड़ा था। तो ऐसे लोगों को फ़र्क कम ही पड़ता है। लेकिन असल चीज़ ये होती है कि उनके बाद जो आने वाले हैं, क्या वो इससे सबक सीखेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ पर एक और बात करते चलूँ, हमारे रऊफ़ हसन साहब हैं जो पीटीआई के कोई मीडिया एडवाइज़र थे, या पता नहीं किस ओहदे पर थे, मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं, तर्जमान थे शायद। तो उनकी फवाद चौधरी के साथ बहुत ज़्यादा टसल चल रही है, एक दूसरे के ऊपर नोक झोंक कर रहे हैं। ये लड़ाई छिड़ी इस वजह से, जो फवाद चौधरी के भाई हैं फैसल चौधरी जब अडयाला में इमरान खान साहब से मुलाकात की, मुझे तब भी थोड़ा सा डाउट हुआ था, लेकिन चले मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद उन्होंने इमरान खान के बारे में जो बातें की, तो पीटीआई की जो टीम है, जो मैनेजमेंट है, उन्होंने उनको बात करने से रोक दिया। फिर उनकी जो अपनी कानूनी टीम है उससे भी निकाल दिया। उसके बाद इनकी ये थोड़ी नोक-झोंक चली। फिर रऊफ़ हसन ने फैसल चौधरी के बारे में कहा कि ये दोनों भाई टाउट्स हैं और ये पीटीआई को तबाह करना चाहते हैं। फिर उसके बाद जो फवाद चौधरी ने, यकीन माने, जो ज़ुबान इस्तेमाल की, ये ट्वीट आप साथ देख सकते हैं कि उन्होंने कहा कि मेरा भाई फैसल चौधरी पीटीआई के वर्कर्स के लिए कम बेश 500 केसेस लड़ चुका है, 500 वर्करों को बाहर निकलवा चुका है। और तुम्हारे भाई ने क्या किया? बाय द वे, आप में से बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि रऊफ़ हसन हसन फवाद के सगे भाई हैं। फवाद हसन फवाद वो एक मिसाल है नाक का बाल। फवाद हसन फवाद शहबाज शरीफ की नाक का बाल थे। मतलब कि शहबाज शरीफ के हर कच्चे चिट्ठे और काले पीले के ज़िम्मेदार थे। तो ये उन्हीं के भाई हैं। मुझे तब थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा था जब रऊफ़ हसन को इन्होंने पॉइंट किया था। बहरहाल ये इनकी अपनी जो कोर कमेटी है उनके फैसले होते हैं। तो फिर फवाद चौधरी ने कहा कि मेरा भाई तो ऐसे, फिर तुम्हारा भाई, इतनी मोटी सी गाली देकर कहा तुम्हारे भाई ने तो ये किया वो किया। फिर उसके बाद आखिर में बीसी टाइप की वो एक गाली है वो दे दी। तो फवाद चौधरी बार बार उनका मैंने अकाउंट काफ़ी अर्से के बाद आज देखा, वो कह रहे हैं कि मैंने पीटीआई छोड़ी नहीं। उनसे पूछना ये चाहूँगा कि आपकी बीवी और आप इस्तेकाम पाकिस्तान में क्या लेने गए थे? सिर्फ इसी बात का जवाब दे दीजिएगा। बाकी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बारे में मैंने कोई साल 1.5 साल पहले, बल्कि 2 साल पहले, ये वीडियोस व्लॉग करने शुरू कर दिए थे कि ये वो पार्टी है कि इनके घर पहला पहला लड़का हुआ है,
انہوں نے اس کو چوم چوم کے مار دینا ہے۔ پی ٹی آئی میں ہر بندہ خود کو عمران خان سمجھتا ہے، کوئی بھی بندہ کسی دوسرے کے آرڈر فالو نہیں کرتا، اور یہی چیز نون لیگ کی طاقت ہے۔ اس کا کوئی بھی عہدیدار ہو، اس کا کوئی بھی فیصلہ ہو، آرڈر ہو، سب بندے مانتے ہیں۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف میں یہ جو اندرونی ایک سسٹم ہے، یہ نہیں صحیح بن پایا۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن فی الوقت یہ وجوہات کو اگر ہم چھوڑیں اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ، اس کے نقصانات پر بات کریں، تو اس وقت پی ٹی آئی کی یہ اندرونی جو لڑائیاں ہیں، یہ پی ٹی آئی کو اور عمران خان کے کاز کو، اس ملک اور قوم کے شعور کو جو عمران خان نے اتنے ہائی لیول پر پہنچا دیا ہے، ایک مرال ان کا اتنا اپ کیا ہے، اس سب کے لیے یہ بہت خطرناک ہے۔ بہرحال اب ایک بات تو طے ہو گئی کہ عمران خان کے بعد پی ٹی آئی کا کوئی بھی مستقبل نہیں ہے۔ تو عمران خان جب باہر آئیں، اور انشاءاللہ ضرور آئیں گے، اور انشاءاللہ وہ وزیر اعظم بھی بنیں گے۔ بہت سارے لوگ یہ افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ بھول جاؤ، یہ افواہیں پھیلانے والے تو یہ بھی کہتے تھے کہ عمران خان کو شیروانی کا، وہ وزیر اعظم کی جو شیروانی ہوتی ہے اس کا بٹن تک نہیں ملے گا، پھر وہ بنے۔ تو ایسی بڑے بول نہیں بولنے چاہیے۔ بہرحال امید ہے انشاءاللہ تعالی وہ دوبارہ ضرور آئیں گے، اور سب سے پہلا کام میری جو ان سے التجا ہوگی وہ یہی ہوگی کہ سب سے پہلے اپنی ٹیم کو بہتر کریں۔ آپ کوئی بھی کارنامہ سر انجام دینا چاہیں، کوئی بھی میچ جیتنا چاہیں، کوئی بھی شکار کرنا چاہیں، کوئی بھی کامیابی حاصل کرنا چاہیں، تو سب سے پہلے آپ کی ٹیم صحیح ہونا ضروری ہے۔ اور ٹیم کیسی صحیح ہو؟ جس کے اندر اس ملک کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہو۔ یہ لوگ بہت کم ہوتے ہیں، ڈھونڈنا پڑے گا، تھوڑا مشکل ہوگا، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اب بھی اس ملک میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے ملک کے لیے جان نچھاور کرتے ہیں، اور وہی اصل لوگ ہیں جو آپ کے رائٹ اور لیفٹ ہینڈ بنیں گے، اور اس ملک کو آپ کے ساتھ مل کر آگے لے کر جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔